नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि जो हमारी सोसाइटी होती है उस सोसाइटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, और पिछली क्लास में हमने कुछ समाजशास्त्रियों के टाइप्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने का ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे और समाजशास्त्री बच रखे हैं उन समाजशास्त्रियों ने सोसाइटी का वर्गीकरण किस प्रकार से किया था। आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एंथोनी गिडिंग्स का वर्गीकरण। किसका? एंथोनी 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 गिडिंग्स का वर्गीकरण। एंथोनी गिडिंग्स का वर्गीकरण एक हमारे समाजशास्त्री थे और उन समाजशास्त्री का क्या नाम था? उन समाजशास्त्री का नाम था एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने भी सोसाइटी का वर्गीकरण किया था। आज की क्लास में हम एंथोनी गिडिंग्स के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे और इन्होंने समाज के 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? समाज के 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? समाज के 7 प्रकार बताए। एंथोनी गिडिंग्स ने समाज के कितने प्रकार बताए? एंथोनी गिडिंग्स ने समाज के 7 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? पहला प्रकार उन्होंने बताया शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज। शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज। शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज। नाम से ही पता चल रहा है कि इस समाज की या इस सोसाइटी की क्या क्या विशेषताएं होंगी। अगर मैं बात करूं, यह सबसे प्राचीनतम समाज का प्रकार है। सबसे प्राचीनतम समाज, सबसे प्राचीनतम समाज क्या है? ये सबसे प्राचीनतम समाज है। प्रारंभ में जब समाज की उत्पत्ति हुई थी, तब जब लोग बाग जंगलों में रहते थे तो लोग बाग क्या करेंगे? जंगलों में सबसे पहले खाने के लिए क्या होगा? जंगलों में खाने के लिए उनके पास भोजन का जो संग्रह करेंगे। जंगलों में खाने के लिए क्या होगा? जंगलों में खाने के लिए जानवरों का शिकार करेंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, जंगलों से प्राप्त होने वाले कंद मूल फल को काट करके और वो क्या करेंगे? भोजन करेंगे। और इस प्रकार के सोसाइटी की सबसे अच्छी बात, किसी भी प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता था, अर्थात किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था। सबसे प्राचीनतम समाज। दूसरी विशेषता क्या होगी? जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करते थे। शिकार करते थे तथा कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। अपना जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करते थे। कंदमूल खाकर के क्या करते थे? कंदमूल खाकर के अपना जीवन यापन करते थे। और इस प्रकार के समाज में किसी भी प्रकार का इस समाज में किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था। श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था। नहीं पाया जाता था। नहीं पाया जाता था। मतलब ये जो सोसाइटी थी ना,
ये सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाता था। मतलब समाज में 10 जने हैं तो 10 जनों के काम का बंटवारा नहीं होता था। सब लोग क्या काम करते थे, सब लोग केवल और केवल शिकार करने का काम करते थे, जंगलों से मिला हुआ कंद मूल फल को इकट्ठा करते थे, शाम को सब लोग इकट्ठे होते थे, जितना भी शिकार किया उसको एक जगह रखते देते थे और सारे आपस में बांट करके खाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, नहीं, वहाँ पर काम भी समान होता था और सभी चीज़ों का बंटवारा भी क्या होता था, समान होता था। कौन सा समाज? शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज। यदि मैं बात करूं दूसरे समाज की, 7 प्रकार बताए थे ना, तो दूसरा समाज इसमें कौन सा पाया जाता था? दूसरा समाज पाया जाता था कृषक समाज। कौन सा समाज? कृषक समाज। कृषक समाज नाम से ही पता चल रहा है कि इस समाज की प्रमुख विशेषता क्या होगी। कृषक समाज की सबसे प्रमुख विशेषता खेती व बागवानी करना, खेती बाड़ी व बागवानी करना, खेती बाड़ी व बागवानी करना प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य था। क्या था? खेती बाड़ी करना और बागवानी करना इनका प्रमुख कार्य था। और मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहता था। मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहकर अपना जीवन यापन करता था, अपना जीवन यापन करता था, अपना जीवन यापन करता था। मनुष्य क्या करता था? मनुष्य छोटे छोटे समूह में रह करके और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बिताता था। तो दूसरा समाज कौन सा हो गया हमारा? दूसरा समाज हो गया हमारा कृषक समाज। और कृषक समाज की क्या क्या विशेषताएं हो गई? कृषक समाज प्रमुख रूप से खेती बाड़ी और बागवानी का काम करता था। और क्या काम करता था? मनुष्य छोटे छोटे समूह में रह करके अपना जीवन यापन करता था। तीसरा समाज हमारा कौन सा होगा? तीसरा समाज होगा हमारा चारागाही समाज। चारागाही समाज। कौन सा समाज? चारागाही समाज। यदि मैं बात करूं इस चारागाही समाज की, तो ये चारागाही समाज कृषक समाज से मिलता जुलता था। कृषक समाज से मिलता जुलता था, क्या था ये कृषक समाज से मिलता जुलता था। मतलब सेम काम था, बस थोड़ा सा क्या था? डिफरेंस था। थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि वो लोग केवल और केवल खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे और बागवानी करते थे। मतलब कोई ना कोई जैसे फल फ्रूट की सब्जी उगा ली, वो काम करते थे। परंतु ये क्या काम करेगा? ये प्रमुख रूप से पशुपालन इनका प्रमुख कार्य था। पशुपालन इनका प्रमुख कार्य था। क्या था? पशुपालन इनका प्रमुख काम था। और ये किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे? घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। देखा होगा ना, गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों में कई बार आपने देखा होगा गाय लेकर के बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी गायें होती है और पूरा का पूरा परिवार ही उनके साथ चलता है। इसका मतलब कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी एक स्थान पर ये परमानेंट रुक करके कोई भी काम या कोई भी व्यवसाय नहीं करते थे। तो तीसरा समाज हमारा कौन सा हो गया? तीसरा समाज हो गया हमारा चारागाही समाज। चौथा समाज हमारा कौन सा है? चौथे समाज का नाम है परंपरागत समाज। चौथा समाज है हमारा परंपरागत समाज।
चौथा समाज कौन सा है? चौथा समाज है हमारा परंपरागत समाज। देखो परंपरागत समाज, परंपरागत जो समाज है, परंपरागत समाज का ये भी मिलता जुलता किससे था? ये भी कृषक समाज से मिलता जुलता था। इनके जीवन निर्वाह का आधार, जीवन निर्वाह का आधार, जीवन निर्वाह का आधार कृषि था। क्या था? कृषि था, खेती बाड़ी करते थे ये भी, है ना। जीवन निर्वाह का आधार क्या था? कृषि था। परंतु हुआ क्या, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी नजदीक आने लगी और 19वीं शताब्दी के आसपास इस समाज का उदय होने लगा, अर्थात व्यापार व उद्योग धंधों का भी विकास होने लगा, तो ये लोग, यह समाज व्यापार व उद्योग धंधों में भी लिप्त था। मतलब उद्योग धंधे भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, और इस समाज में प्रमुख रूप से धार्मिक अंधविश्वासों का प्रचलन था। धार्मिक अंधविश्वासों का प्रचलन था। धार्मिक अंधविश्वासों का क्या था? धार्मिक अंधविश्वासों का इस समाज में प्रचलन था। कौन सा समाज हो गया हमारा? हमारा समाज हो गया परंपरागत समाज। तो चौथा समाज कौन सा हो गया? चौथा समाज हो गया हमारा परंपरागत समाज। पांचवा समाज उन्होंने बताया पहली दुनिया के समाज। पहली दुनिया के समाज, पहली दुनिया का समाज, पहली दुनिया का समाज। देखिए पहली दुनिया का समाज, इसकी विशेषताएं देखोगे ना तो नाम का पता चलेगा आपको कि क्यों बोला गया। इस समाज का जो प्रमुख रूप से विकास होता है, इस समाज का विकास या इसका विकास 18वीं शताब्दी के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में होता है। किसमें होता है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में होता है। मतलब 18वीं शताब्दी समाप्त होते होते इस समाज का क्या होने लग गया? उदय होने लग गया। क्या काम था? अधिकांश लोग नगरों में रहते थे। अधिकांश लोग नगरों में रहते थे या शहरों में रहते थे। अधिकांश लोग शहरों में रहते थे। कहां पर रहते थे? अधिकांश लोग शहरों में रहते थे, और जो कुछ जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या कृषि कार्य भी करती थी। कुछ जनसंख्या कृषि कार्य भी करती थी। कृषि कार्य भी करती थी। क्या करती थी? कुछ जनसंख्या खेती बाड़ी का काम भी करती थी। इनका जीवन स्तर क्या था? इनका जीवन स्तर बहुत उच्च था। जीवन स्तर उच्च था। क्या था इनका जीवन स्तर? इनका जीवन स्तर उच्च था। जैसे कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, इत्यादि देशों का समाज।
इत्यादि देशों का समाज। कहाँ का समाज था ये? जैसे कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारे डेवलप्ड कंट्री थे ना, जो पूर्ण रूप से हमारे विकसित देश थे, विकसित देशों में जो समाज पाया जाता था वो समाज कौन सा था हमारा? वो समाज था हमारा पहली दुनिया का समाज। कौन सा समाज था हमारा? पहली दुनिया का समाज। नेक्स्ट कितने नंबर का हो गया? ये हो गया हमारा 5 नंबर का। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? 6 नंबर का। 6 नंबर का दूसरी दुनिया का समाज। दूसरी दुनिया का समाज। दूसरी दुनिया का समाज। सोसाइटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड, सोसाइटी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सोसाइटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड। ये जो समाज है, ये समाज मुख्य रूप से जो रूस की क्रांति हुई थी, किसकी? रूस की क्रांति, रूसी क्रांति की देन है, रूसी क्रांति की देन। और रूसी क्रांति कब हुई थी बेटा? रूसी क्रांति 1917 के आसपास हुई थी। रूसी क्रांति की देन ये समाज है और इस समाज का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि व खेती बाड़ी, एक ही बात है। कृषि व खेती बाड़ी जीविकोपार्जन के साधन थे, जीविकोपार्जन के साधन। किसके साधन थे? जीविकोपार्जन के साधन थे, जीविका को व्यतीत करने के साधन थे। जैसे जैसे रूसी समाज, जैसे रूसी समाज या रूस का समाज। रूस देश में पाया जाने वाला समाज कौन सा है? दूसरी दुनिया का समाज। और 7वां हमारा आता है बेटा तीसरी दुनिया का समाज। तीसरी दुनिया का समाज। तीसरी दुनिया का, तीसरी दुनिया का समाज। किसका समाज? तीसरी दुनिया का समाज। इस समाज की जो उत्पत्ति होती है बेटा, वो 18वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान समय, 18वीं सदी से लेकर 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय, वर्तमान समय 18वीं शताब्दी से लेकर के और वर्तमान समय का जो समाज है उसे हम क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया का समाज। पर कौन सा समाज और कौन से देशों का समाज? जिसमें जिसमें जो जीविक उपार्जन का मतलब जो जीवन को व्यतीत करने का साधन हो, जीविकोपार्जन का साधन, जीविकोपार्जन का साधन, जीविकोपार्जन का साधन कृषि व उद्योग धंधे दोनों था, मतलब मिश्रित था। कृषि व उद्योग धंधे, कृषि व उद्योग धंधे दोनों था। क्या था? कृषि भी था और उद्योग धंधे भी था। दोनों प्रकार का क्या था? दोनों के दोनों प्रकार के जीविकोपार्जन का साधन। इनका जो जीवन स्तर था, निम्न स्तर का जीवन स्तर, निम्न स्तर का जीवन क्या था? निम्न स्तर का जीवन था। सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी, सामाजिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी इस प्रकार के समाज में। जैसे जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश,
चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों के समाज, इत्यादि देशों का समाज, इत्यादि देशों का समाज कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा? तीसरी दुनिया का समाज। किसका? तीसरी दुनिया का समाज। तो हमने किसका वर्गीकरण पढ़ा है? हमने वर्गीकरण पढ़ा है बेटा एंथोनी गिडिंग्स का। और एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार समाज के कितने प्रकार? एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार समाज के 7 प्रकार। शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज, जिसका प्रमुख काम शिकार करना और पेड़ पौधों या कंद मूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करना। दूसरा, कृषक समाज, खेती बाड़ी और बागवानी करना उनका प्रमुख काम था। चारागाही समाज, पशुपालन इनका प्रमुख कार्य था और घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। परंपरागत समाज जो व्यापार व उद्योग धंधों में भी शामिल था और कृषि के कार्यों में भी शामिल था। पहली दुनिया का समाज जिनका जीवन स्तर बहुत उच्च था, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों का समाज पहली दुनिया का समाज। दूसरी दुनिया का समाज जो प्रमुख रूप से रूसी क्रांति का देन था, जिसमें कृषि व खेती बाड़ी करके लोग बाग अपना जीविकोपार्जन करते थे। तीसरी दुनिया का समाज जो प्रमुख रूप से जहाँ का जीवन स्तर क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला था, जहां पर लोग बाग कृषि व उद्योग धंधों दोनों में शामिल होते थे। निम्न जीवन स्तर था, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों का समाज कौन सा? तीसरी दुनिया का समाज। बात करते हैं हम, एक हमारे बहुत अच्छे समाज शास्त्री थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज, किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज। हम सभी समाज शास्त्रियों का जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी समाज शास्त्रियों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अब देखो प्रश्न का पैटर्न क्या होगा? पहली दुनिया के समाज किस समाज शास्त्री का वर्गीकरण था? पहली दुनिया एंथोनी गिडिंग्स, दूसरी दुनिया एंथोनी गिडिंग्स, तीसरी दुनिया एंथोनी गिडिंग्स। सरल और जटिल समाज जॉनसन। क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा वो। तो कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण हम लोग समझते हैं। अगर आपको पता हो तो कार्ल मार्क्स को बेटा हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का, इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। साइंटिफिक सोशलिस्ट ये हमारे कौन थे? ये हमारे समाज शास्त्री थे। इनके अनुसार समाज 6 प्रकार का होता है। समाज के कितने प्रकार बताए? समाज के इन्होंने प्रमुख रूप से 6 प्रकार बताए। कौन कौन से? सबसे पहला समाज इन्होंने बताया आदिम समाज। पहला समाज कौन सा बताया? पहला समाज इन्होंने बताया आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाज। आदिम समाज का मतलब क्या है? आदिम समाज का मतलब है सबसे प्राचीनतम समाज, सबसे प्राचीनतम समाज, सबसे प्राचीनतम समाज, सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी थी, सबसे प्राचीनतम समाज था। उत्पादन के संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता था। उत्पादन के साधनों पर पूरे परिवार का अधिकार होता था। पूरे परिवार का अधिकार होता था। किस पर?
उत्पादन के संसाधनों पर पूरे परिवार का अधिकार होता था। ना ही किसी प्रकार का वर्ग पाया जाता था, ना ही किसी प्रकार का वर्ग पाया जाता था। सभी लोग क्या थे? समान थे। और ना ही किसी प्रकार का शोषण होता था, और ना ही किसी प्रकार का शोषण होता था। ना तो किसी प्रकार का वर्ग पाया जाता था और ना ही किसी प्रकार का शोषण होता था। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग प्रमुख रूप से शिकार करते थे, शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी जीवन व्यतीत करने वाला समाज। कौन सा समाज? शिकारी जीवन व्यतीत करने वाला ये समाज था। और उस समाज को हमने नाम क्या दे दिया? उस समाज को हमने नाम दे दिया आदिम समाज या प्रिमिटिव सोसाइटी। बात करते हैं हम दूसरे समाज की। 6 प्रकार बताए थे ना। दूसरा समाज, और दूसरा समाज आता है हमारा एशियाई समाज। कौन सा समाज? एशियाई समाज। एशियाई समाज नाम सुनते ही एशिया, और एशिया के लोगों का प्रमुख कार्य क्या होता है बेटा? एशिया के ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि प्रधान लोग हैं। तो एशियाई समाज कैसा होगा? कृषि प्रधान समाज होगा। कैसा समाज होगा ये? ये होगा कृषि प्रधान समाज। कृषि प्रधान समाज। कैसा समाज होगा ये? ये होगा हमारा कृषि प्रधान समाज होगा। इसमें नौकरशाही समाज का उदय होगा। नौकरशाही समाज का उदय। नौकरशाही समाज का उदय। कौन से समाज का उदय? नौकरशाही समाज का उदय होगा। और एशियाई समाज कृषि प्रधान समाज है, और नौकरशाह का क्या हो रहा है? नौकरशाह समाज का उदय हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एशियाई समाज। तीसरा हमारा समाज आता है जिसे हम कहते हैं प्राचीन समाज। तीसरा कौन सा समाज है हमारा? तीसरा है हमारा प्राचीन समाज। प्राचीन समाज। प्राचीन समाज नाम से पता चल रहा है, प्रमुख रूप से प्राचीन समाज किस पर? प्राचीन समाज परंपरावादी सोच का समाज था। परंपरावादी सोच का समाज। कैसी सोच थी? परंपरावादी सोच थी, ट्रेडिशनल थिंकिंग थी। और यहां पर ट्रेडिशनल थिंकिंग थी और साथ साथ में निजी संपत्ति की धारणा का भी उदय होने लग गया। निजी संपत्ति की धारणा का उदय होने लग गया। इस समाज में निजी संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति पर कब्जा रखने वाला समाज था ये। निजी संपत्ति का क्या होने लग गया? निजी संपत्ति की अवधारणा का उदय हो गया। प्राचीन समाज के बाद में एक हमारा समाज आता है और उस समाज को हम लोग कहते हैं सामंतवादी समाज। चौथा समाज कौन सा होगा हमारा? चौथा समाज होगा हमारा सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज। चौथा समाज कौन सा होगा? चौथा समाज होगा हमारा सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज। सामंतवादी जो समाज है, सामंतवादी समाज की क्या क्या विशेषताएं होंगी बेटा? सामंतवादी समाज प्रमुख रूप से भूमि के जितने भी संसाधन होंगे, भूमि के संसाधनों पर, भूमि पर जमींदारों व सामंतों का अधिकार होगा। सामंतों का अधिकार होगा। क्या होगा?
भूमि पर जमींदारों व सामंतों का अधिकार होगा, सामंतों का अधिकार होगा। कौन सा समाज? सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज धीरे धीरे जैसे हमारे समय परिवर्तित होता गया और सामंतवादी समाज किसमें परिवर्तित हो गया? सामंतवादी समाज परिवर्तित हो गया पूंजीवादी समाज में। किसमें? पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हो गया। और ये जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज में मजदूर व पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। मजदूर व पूंजीपति वर्ग का उदय, वर्ग का उदय। किसका उदय हो गया? मजदूर व पूंजीपति वर्ग का क्या हो गया? उदय हो गया। और छठा हमारा समाज कौन सा आएगा? वह समाज जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं हो, और वो समाज कहलाएगा हमारा समाजवादी समाज। समाजवादी समाज अर्थात किसी भी प्रकार का कोई वर्ग विभेद ना हो, किसी भी प्रकार का कोई वर्ग विभेद ना हो, कोई वर्ग विभेद ना हो, वर्ग विभेद ना हो, किसी भी प्रकार का कोई वर्ग विभेद ना हो। कौन सा समाज कहलाएगा? हमारा सामंतवादी समाज, सॉरी समाजवादी समाज, सामंतवादी नहीं, समाजवादी समाज। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं, एक हमारे समाज शास्त्री थे जिनका नाम था टी.बी. बोटोमोर। क्या नाम था? टी.बी. बोटोमोर। टी.बी. बोटोमोर के अनुसार, टी.बी. बोटोमोर के अनुसार समाज, टी.बी. बोटोमोर के अनुसार समाज, किसके अनुसार? टी.बी. बोटोमोर के अनुसार समाज। टी.बी. बोटोमोर ने समाज के दो प्रकार बताई, दो प्रकार से वर्गीकरण किया, दो प्रकार से वर्गीकरण किया। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया? इन्होंने दो प्रकार से अपना वर्गीकरण किया। कैसे वर्गीकरण किया? एक इन्होंने वर्गीकरण किया संस्थाओं की पद्धति के आधार पर, और दूसरा सामाजिक समूहों की संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण संस्थाओं की पद्धति के आधार पर, संस्थाओं की पद्धति के आधार पर। किसके आधार पर? संस्थाओं की पद्धति के आधार पर, और दूसरा सामाजिक समूहों के आधार पर, सामाजिक समूहों के आधार पर। संस्थाओं की पद्धति के आधार पर, संस्थाओं की पद्धति के आधार पर मतलब बहुत सिंपल सा समझ सकते हैं, एक ऐसी संस्था, एक समाज की ऐसी संस्था जो समाज के रीति रिवाज लंबे समय तक चले, एक ऐसा समाज जिसके रीति रिवाज कुछ समय के लिए रहे। तो संस्थाओं की पद्धति के आधार पर भी समाज को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक जिसे नाम दिया एशियाई समाज, एशियाई समाज। कौन सा समाज? एशियाई समाज। और दूसरा पाश्चात्य समाज, पाश्चात्य समाज, पाश्चात्य समाज। एशियाई समाज, एशियाई समाज का मतलब है कि एक ऐसा समाज जिसमें जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी परंपराएं हैं, जितने भी कानून कायदे हैं, वो लंबे समय तक चलें, जिनको परिवर्तित करने के लिए बहुत सारी चीजों को सोचना पड़े, जिनकी सोच आध्यात्मिक सोच हो, जो अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब परंपरावादी समाज। दूसरा
पाश्चात्य समाज, वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी क्या बात करती है? भौतिकवादी समाज, खाओ पियो मौज करो, आज कुछ कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, रहन सहन, इन पर इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब इसको और भी सिंपल तरीके से समझे तो एशियाई समाज में पहनावा जो होता था वो सभ्य तरीके का होता था, जबकि पाश्चात्य समाज में पहनावा सभ्य तरीके का नहीं होता था, रीति रिवाजों को कोई ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी। दूसरा, सामाजिक समूहों के आधार पर, एक तो है हमारा आदिम समाज। कौन सा? आदिम समाज मतलब प्राचीन काल का समाज। और दूसरा है आधुनिक समाज। दूसरा है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज। पहला कौन सा? पहला तो हो गया आदिम समाज और दूसरा आधुनिक समाज, या आधुनिक समाज को हम सभ्य समाज भी कह सकते हैं। कौन सा? सभ्य समाज। घने ज्यादा सभ्य हम तो भाई, है ना। प्राचीन काल का जो समाज होता था वर्तमान काल के समाज की अपेक्षा ज्यादा सभ्य होता था, जहां पर पहनावे को लेकर के, जहां पर रीति रिवाजों को लेकर के कुछ ज्यादा ही रूल्स रेगुलेशन होते थे। आजकल का बेटा समाज जो है ना, कल्याण हो रखा है बेटा आजकल के समाज का तो, परंतु क्या करे भाई, समाज शास्त्रियों ने कह दिया कि जो आधुनिक समाज है वो सबसे सभ्य समाज है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जीते हैं, प्रौद्योगिकी का हमारा समाज है, सबसे उच्चतम हमारा समाज, हमारी सोच बहुत ऊंची है, बिल्कुल ऊंची है बेटा। हाँ, बेड़ा गर्क करके छोड़ेगी बेटा यो अपनी सोच, है ना। परंतु हमें यही याद रखना है कि टीबी बोटोमोर के अनुसार समाज का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया, संस्थाओं की पद्धति के आधार पर एशियाई और पाश्चात्य समाज, और सामाजिक समूहों के आधार पर आदिम समाज और आधुनिक समाज। एक हमारे समाज शास्त्री थे बहुत अच्छे, जिनका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन के अनुसार समाज तीन प्रकार का होता है। मॉर्गन के अनुसार समाज तीन प्रकार का होता है। समाज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। मॉर्गन के अनुसार समाज के कितने प्रकार? मॉर्गन के अनुसार समाज के तीन प्रकार, आदिम समाज, बर्बर समाज और सभ्य समाज। आदिम समाज, कौन सा समाज? आदिम समाज। दूसरा बर्बर समाज, बर्बर समाज। और तीसरा हमारा सभ्य समाज। तीसरा कौन सा समाज? तीसरा है हमारा सभ्य समाज। मॉर्गन के अनुसार समाज कितने प्रकार का? मॉर्गन के अनुसार समाज के विकास की तीन प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी? आदिम, बर्बर और सभ्य समाज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न में बहुत, आपके पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, टोनिज का वर्गीकरण। एम टोनिज का वर्गीकरण। एम टोनिज का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? एम टोनिज का वर्गीकरण। एम टोनिज ने समाज या समूह के दो प्रकार बताए। इन्होंने समाज या समूह के दो प्रकार बताए। समाज या समूह के दो प्रकार बताए। क्या बताए? समाज या समूह के दो प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? एक जिसका नाम दिया गेमिनशाफ्ट। क्या नाम दिया? गेमिनशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट। और दूसरा था हमारा गैसिलशाफ्ट या गैसेलशाफ्ट। गैसेलशाफ्ट। एक हमारा गेमिनशाफ्ट और दूसरा हमारा गैसिलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग प्रमुख रूप से समुदाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम समुदाय भी कह सकते हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं, और इसको हम समिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समिति भी कह सकते हैं। कैसे?
जो हमारा समुदाय होगा, समुदाय के जितने भी संबंध होंगे वो अनौपचारिक संबंध होंगे। कैसे संबंध होंगे? इसके संबंध अनौपचारिक होंगे, इनफॉर्मल होंगे, फॉर्मलिटी नहीं होगी वहां पर, अनौपचारिक संबंध होंगे। और इसके संबंध हमारे क्या होंगे? इसके संबंध हमारे औपचारिक संबंध होंगे, फॉर्मल रिलेशन होंगे। कुछ निश्चित समय के लिए एक समूह का निर्माण किया जाता है, एक समिति का निर्माण किया जाता है। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद वो समिति ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। गैसिलशाफ्ट। कौन सा? गैसिलशाफ्ट। और दूसरा गैमिनशाफ्ट, जो जिसके संबंध क्या होते हैं? जिसके संबंध व्यक्तिगत संबंध होते हैं और अनौपचारिक होते हैं, सामान्य भावना होती है। क्या होती है? सामान्य भावना होती है। एक बात और आपको याद रखना है, एक हमारे समाजशास्त्री थे, नोट डाल के लिखना है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, रेडफील्ड के अनुसार, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जो हमारा पहला समाज था, कौन सा? गैमिनशाफ्ट। गैमिनशाफ्ट समाज को, गैमिनशाफ्ट समाज को लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। कौन से समाज को? गैमिनशाफ्ट समाज को हम क्या कहते हैं? गैमिनशाफ्ट समाज को हम लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार। यदि मैं बात करूं कि जो हमारा समाज है, इस समाज के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। समाज के कुछ अन्य प्रकार, समाज के कुछ अन्य प्रकार, समाज के कुछ अन्य प्रकार, जैसे जनजातीय समाज, जनजातीय समाज। कौन सा समाज? जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज। जनजातीय समाज को हम बहुत नामों से पुकारते हैं, जैसे वनवासी समाज, जैसे आदिम जनजाति के समाज, जैसे गिरिजन समाज, जैसे अनुसूचित जनजाति के समाज। तो जो जनजातीय समाज होता है, इस जनजातीय समाज के बारे में बहुत सारे जो हमारे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने नाम से जनजातीय समुदाय को डिफाइन किया है, अपने अपने हिसाब से उनको एक कॉन्सेप्ट दिया है, अपने अपने हिसाब से उनका एक उपनाम रखा है। तो एक तरफ तो हम लिखते हैं समाजशास्त्री, एक तरफ तो हम लिखते हैं समाजशास्त्री, समाजशास्त्री, और एक तरफ हम लिखते हैं उपनाम। मतलब जनजातीय जो हमारा समाज है, इस जनजातीय समाज को किस किस उपनाम से पुकारा? आप सबको पता है, गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये के अनुसार, जी.एस. घुरिये ने जो हमारा जनजातीय समाज है, इस जनजातीय समाज को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा। क्या कहा? पिछड़े हिंदू। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने इसे कहा पिछड़े हिंदू। किसने? जी.एस. घुरिये ने जनजातीय समुदाय को क्या कहा? पिछड़े हिंदू। दूसरा, ठक्कर बापा, जिन्हें आदिवासियों का हम मसीहा भी कहते हैं। ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा ने
जो हमारे जनजातीय हैं, इन जनजातियों को क्या कहा? इन जनजातियों को उन्होंने आदिवासी कहा। क्या कहा? आदिवासी कहा। क्या नाम दिया? आदिवासी नाम दिया। एक हमारे समाजशास्त्री थे जिनका नाम था वारिन एल्विन। वारिन एल्विन। क्या नाम था? वारिन एल्विन। और वारिन एल्विन ने इन्हें क्या कहा? वारिन एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा। क्या कहा? आदिम जाति कहा। आदिम जाति। एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी। और एलपी विद्यार्थी ने इन्हें क्या कहा? एलपी विद्यार्थी ने इन्हें गिरिजन कहा। क्या कहा? गिरिजन कहा। एलपी विद्यार्थी ने इन्हें क्या कहा? एलपी विद्यार्थी ने इन्हें गिरिजन कहा। क्लियर है? तो अन्य समाज में हमारा पहला समाज कौन सा हो गया? जनजातीय समाज। और जनजातीय समाज को विभिन्न उपनामों से जीएस गुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा, ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी कहा, वॉरेन एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा और एलपी विद्यार्थी ने इन्हें गिरिजन कहा। एक हमारा समाज आता है जिसे हम कहते हैं कृषक समाज, जो खेती बाड़ी करता है। कृषक समाज। कृषक समाज। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। एक हमारा आता है जिसे हम कहते हैं औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज। कौन सा समाज? औद्योगिक समाज। और औद्योगिक समाज की जो अवधारणा है बेटा, औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रमुख रूप से सेंट साइमन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? सेंट साइमन के द्वारा दी गई। सेंट साइमन की अवधारणा। किसकी अवधारणा? सेंट साइमन की अवधारणा। एक होता है हमारा उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डैनियल बेल के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? डैनियल बेल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? डैनियल बेल के द्वारा ये अवधारणा दी गई। और एक हमारे फ्रांस के समाजशास्त्री थे जिनका नाम था एलन तुरेन। क्या नाम था? एलन तुरेन। एलन तुरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी कहा या तकनीकी समाज कहा। क्या कहा? फ्रांस के एलन तुरेन ने, लिख सकते हो आप, एलन तुरेन ने इन्हें तकनीकी समाज कहा। तकनीकी समाज कहा। क्या कहा? एलन तुरेन ने इन्हें तकनीकी समाज कहा। किसको? उत्तर औद्योगिक समाज को। किसको? उत्तर औद्योगिक समाज को। यदि मैं बात करूं समाज की, तो बेटा समाज के बारे में बहुत सारी हमारे छोटे छोटे कोटेशन भी है। छोटे छोटे क्या हैं हमारे? छोटे छोटे हमारे कोटेशन भी है। जैसे आपने सुना होगा ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसकी अवधारणा थी? अरस्तु की। तो समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन, ये आप लोग हेडिंग लिख लीजिए। समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन।
समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। एक हमारे समाज शास्त्री थे, क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसका कथन था? अरस्तु का। क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। आवश्यकताएं मनुष्य को सामाजिक बनाती हैं और समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायता करता है। 3 प्रकार से। मनुष्य स्वभाव से क्या है? मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। अगर समाज नहीं होगा तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, फिर वो पशु कहलाएगा। आवश्यकताएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो, आवश्यकताएं मनुष्य को सामाजिक बनाती है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो एक दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है? एक दूसरे व्यक्ति पर वो निर्भर होता है। और व्यक्तित्व विकास में समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए मनुष्य को क्या कहा गया है? मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। एक हमारे समाज शास्त्री थे मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज ने क्या कहा था? मैकाइवर तथा पेज ने समाज के बारे में ये कहा था, जहां जहां जीवन है वहां समाज है। जहां जहां जीवन है, जहां जहां जीवन है वहां समाज है। वहां समाज है। जहां जहां जीवन है वहां क्या है? वहां पर समाज है। किसका कथन था? मैकाइवर तथा पेज का। गिडिंग्स क्या कहते हैं? गिडिंग्स के अनुसार समानता या समानता या सहजातीयता समाज का प्रमुख अंग है। समाज का प्रमुख अंग है। क्या है? समाज का प्रमुख अंग है। ये क्या है? हमारे समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। पहला और दूसरा कथन है, ये 2-2, 3-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। अरस्तु के अनुसार, किसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु के अनुसार। दूसरा, जहां जहां जीवन है वहां पर समाज है। किसका कथन था? मैकाइवर तथा पेज का। समानता या सहजातीयता किसका आधार है? समाज का महत्वपूर्ण आधार है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि समाज से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट था, समाज से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज की क्लास में हमने क्या समझने का प्रयास किया, एक बार इसको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार समाज 7 प्रकार का: शिकारी व भोजन संग्रह करने वाला समाज, कृषक समाज, चारागाही समाज, परंपरागत समाज, पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज और तीसरी दुनिया का समाज। और इसके बाद में हमारा वर्गीकरण था कार्ल मार्क्स, जिन्हें हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। 6 प्रकार बताए: आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज। टीबी बोटोमोर के अनुसार संस्थाओं की पद्धति के आधार पर समाज 2 प्रकार का: एशियाई और पाश्चात्य, और सामाजिक समूह के आधार पर आधुनिक समाज और आदिम समाज और आधुनिक समाज। मॉर्गन के अनुसार समाज आदिम समाज, बर्बर समाज और सभ्य समाज। एम टोनिज के अनुसार गैमिनशाफ्ट और गैसिलशाफ्ट। प्रश्न पूछा जा सकता है, गैसिलशाफ्ट की अवधारणा एम टोनिज से संबंधित है। गैसिलशाफ्ट का संबंध समिति से होता है जो कुछ समय के लिए होता है। गैमिनशाफ्ट का संबंध समुदाय से होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने गैमिनशाफ्ट समाज को द लिटिल कम्युनिटी कहा।
फिर जनजातीय समुदाय के बारे में बहुत सारे उपनाम पढ़े हैं। जीएस गुरिये के अनुसार इन्हें पिछड़े हिंदू कहा जाता है। ठक्कर बापा जिसे हम आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, इन्होंने इसे आदिवासी कहा। वोरेन एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा। एलपी विद्यार्थी ने इन्हें गिरिजन कहा। कृषक समाज की जो अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई। औद्योगिक समाज की अवधारणा सेंट साइमन के द्वारा दी गई। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डेनियन बेल के द्वारा दी गई और एलन तुरिन ने इन्हें तकनीकी समाज कहा। समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कथन था। जहां जहां पर जीवन है वहां समाज है, मैकाइवर तथा पेज का कथन था। और समानता या सहजातीयता समाज का प्रमुख आधार है, किसका कथन था? गिडिंग्स का कथन था। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि समाज के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन रहे आपका। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।